नमस्ते, मैं अभिषेक मिश्रा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी का जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो पूरा हम लोग कवर करेंगे। अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और वीडियो के एंड में जो है हम लोग जो पूरा इसके ऊपर जो 2020 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से वो क्वेश्चंस को जो है हम लोग आसानी से जो है उसको सॉल्व करेंगे। एंड वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर जो है आप लोग डायरेक्टली भी जाके देख सकते हो। लेकिन चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले जो है एक बार हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन कुछ देख लेते हैं डेरिवेटिव्स का। ठीक, कहाँ पर अप्लाई होता है। और मोस्टली जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है, जितना भी एग्जांपल्स मैंने दिखाए, ये सारे मोस्टली जो है मैंने लाइफ में खुद जितना एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पर मैंने ये बनाया है डायग्राम्स और ये एप्लीकेशन मैंने दिखाया। लेकिन अगर आप लोग जाके और ज़्यादा सर्च करोगे और ज़्यादा सोचोगे तो और भी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके साथ मैं डेली काम करता हूँ, मतलब मेरा जो अपना पीएचडी का जो रिसर्च है उसमें जब मैं रिसर्च करता हूँ, जब हम लोग ये समझना चाहते हैं कि एक न्यूरल सर्किट जो है वो कैसे काम करता है या फिर जो दिमाग में आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, तो उस मतलब फंक्शनली वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, तो उसमें डेरिवेटिव्स आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग मक्खी का ब्रेन से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि फ्लाई के आई के सामने जो हम लोग अलग अलग स्टिमुलस दिखाते हैं, कुछ लेफ़्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ़्ट जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, और इनके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे हम लोग जो है एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कि अगर लेफ़्ट से राइट जा रहा है तभी रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं उसका एक्टिविटी, कोई भी न्यूरॉन का एक्टिविटी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको जो मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो वाई एक्सिस पर मान लो कि एक्टिविटी प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर जो है हम लोग टाइम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसका कैसा आएगा, एक्टिविटी कुछ इस टाइप का आएगा, फ्लैट रहेगा फ्लैट रहेगा, फिर जब भी ये स्टिमुलस आए उस टाइम पर ये ऊपर आएगा, फिर उसके बाद जो है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक्टिविटी मान लो, ठीक है, डेल्टा एफ चेंज इन फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन आप ये समझ लो कि न्यूरॉन का जो एक्टिविटी है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो है हम लोग टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेन एक्टिविटी चेंज हो रहा है ना। और इस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट मान लो कि मैंने कुछ स्टिमुलस दिखाया कि वो लेफ्ट से राइट गया, उस टाइम पर जो है मेरे को न्यूरल एक्टिविटी में कुछ इस टाइप से पीक आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेन एक्टिविटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो जहाँ पर भी इस टाइप का डायनेमिक सिस्टम आपके पास आ जाता है कि कुछ क्वांटिटी जो है दूसरे कुछ क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर भी इस टाइप का डायनेमिक सिस्टम आप स्टडी करोगे तो वहाँ पर जो है डेरिवेटिव्स आपका आ जाएगा या फिर पूरा का पूरा जो कैलकुलस है वो वहाँ पर आ जाएगा। तो जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट, सब कोई दुनिया में लगे हुए हैं साइंटिस्ट समझने के लिए कि ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरल एक्टिविटी कैसे काम करता है। तो उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ न्यूरो साइंस में। तो वहाँ पर जो है हम लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलकुलस जो है वो वहाँ पर काफ़ी काम आ जाता है। फिर उसके बाद आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर जगह है एंड तो उसमें एसेंशियली होता क्या है कि जैसे ये हैंड रिटन है 7, ठीक है, तो अगर मैं इस टाइप से लिख दूँ 7, तो कंप्यूटर को अब समझ में आना चाहिए कि ये 7 लिखा हुआ है या फिर ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये 6 लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर कैसे इसको समझेगा, या फिर ये फ़ोटो अगर कंप्यूटर को दिखा दे तो उसको बताना है कि ये बिल्ली है। ठीक है, अब ये सारा चीज़ जो है हमारे लिए आसान रहता है, ह्यूमन के लिए आसान रहता है, लेकिन एग्जैक्टली तुम बता नहीं पाओगे कि ये बिल्ली है, ये कैसे आपने बताया। मतलब कि मैं अगर पूछूं ये किसका फ़ोटो है तो आप बोलोगे बिल्ली का फ़ोटो है, लेकिन मैं पूछूंगा कि कैसे पता चला तुमको, तो तुम बोलोगे दिख रहा है। लेकिन दिख रहा है वो कैसे, मतलब आपके दिमाग में कहाँ कहाँ पर क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मतलब किस तरीके से आप ये जो इमेज है इसको एनालाइज कर रहे हो और लास्ट में ये कंक्लूजन पर आ रहे हो कि ये बिल्ली है ना। तो वो एग्जैक्ट न्यूरल एक्टिविटी जो है वो सारा आप नहीं बता पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। वही जो रिसर्च हो रहा है वो पूरा न्यूरो साइंस का रिसर्च हो रहा है कि किस टाइप से ब्रेन काम कर रहा है। अगर सिमिलर टाइप का एल्गोरिदम हम लोग मशीन में लगा दें तो मशीन भी जो है थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप का जो भी इमेज रिकॉग्निशन वगैरह रहता है तो उसका भी अगर जाके आप लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल देखोगे कि कैसे काम करता है उसका जो भी एल्गोरिदम रहता है, तो उसमें होता क्या है कि सुपरवाइज लर्निंग जो रहता है उसमें क्या होता है कि इस टाइप के बहुत सारे इमेज जो हैं कंप्यूटर को दे दिए जाते हैं, है ना, कि ये, और फिर बोल दिया जाता है कि ये जो बिल्ली का फ़ोटो है, ये फिर कुत्ते का फ़ोटो है, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से बहुत सारे लेबल्ड इमेज रहते हैं कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, एंड सो ऑन। तो उसमें जो है एक कॉस्ट फंक्शन वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं और वो एल्गोरिदम जो रहता है एक कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करता है।
अभी जो सब चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर पूरा डिटेल आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, बस आपको जनरल एक समझ में आना चाहिए कि जो जो भी चीज़ पढ़ रहे हो या फिर पढ़ाया जा रहे हो वो सारी चीज़ का आगे जाके एप्लीकेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट फंक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, उस पैरामीटर्स जैसे चेंज करोगे तो वो कॉस्ट जो है वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब उसमें एरर कैलकुलेट करते हैं एसेंशियली, है ना, कि अगर ये बिल्ली है और फिर एल्गोरिदम जो है बोल रहा है कि कुत्ता है तो फिर उसमें एरर ज़्यादा आएगा, और अगर ये बिल्ली है और एल्गोरिदम बोल रहा है कि बिल्ली है तो फिर एरर कम आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो कॉस्ट फंक्शन जो है उसको मिनिमाइज़ करना है ना। तो मान लो कि जो भी पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से आया, ठीक है, कि ये सेट ऑफ पैरामीटर्स के लिए जो वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है, कॉस्ट फंक्शन मिनिमम, तो वो जो भी पैरामीटर्स है फिर उसके साथ जो है आप अपना प्रोग्राम को रिलीज़ कर दो, ठीक है, एल्गोरिदम को रिलीज़ कर दो, फिर वो एल्गोरिदम जो है आइडेंटिफाई करेगा कि ये बिल्ली है या फिर जो भी है, या फिर ये 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पैरामीटर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वो कॉस्ट फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है ये सारा कैलकुलस आपका यूज़ हो जाएगा, डेरिवेटिव। फिर और अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मान लो कोई एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, ठीक है, हिमा दास को वो ट्रेनिंग दे रहा है कि मतलब गोल्ड मेडल या फिर जो भी, वो एक नया एथलीट को जो है ट्रेन करना चाह रहा है, ठीक है। तो वो हिमा दास का रेस एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनका अगर आप वीडियो उठाओगे गोल्ड मेडल विनिंग रेस का, तो वहाँ पर देखो कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एकदम धीरे से जाती है और फिर लास्ट वाला जो कुछ रहता है 100 मीटर वहाँ पर पूरा एकदम स्प्रिंट मार देती है, ठीक है। तो उसको अगर आप एनालाइज करोगे तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो कि आप देखो कि किस तरीके से उनका स्पीड चेंज हो रहा है, या फिर जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें भी जो है ग्राफ कुछ आपको इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है डेरिवेटिव्स का काम आ जाएगा। तो ये कुछ जो एप्लीकेशंस हैं ये मैंने यहाँ पर बताया है, लेकिन इस टाइप से अगर आप लोग ढूंढोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है डेरिवेटिव्स का या फिर पूरा जो कैलकुलस का है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये चैप्टर में जो है हम लोग इसका कुछ टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से जो है डेरिवेटिव्स को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फ्रेमवर्क्स में। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि नीचे कमेंट्स में आप लोग भी इस टाइप से जो भी ये सारे एग्जांपल्स जितना भी था ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में जहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सोचो कौन सा डायनेमिक सिस्टम जो है उसको आप लोग स्टडी कर सकते हो और उसको जो है एग्जाम्पल में कमेंट्स में लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो है डेरिवेटिव्स का या फिर कैलकुलस का जो है वो एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से सोचोगे तो और पढ़ने में जो वो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो एक बार मैं बता देता हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से अपना बीटेक और एमटेक किया है 2011 से 2016, और उसके बाद से जो है मैं यहाँ पर जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में मैं न्यूरो साइंस में अपना रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। और अभी साथ साथ मैंने कुछ टाइम पहले चेतन मिश्रा के साथ मिलके हम लोगों ने जेई इनलाइट, हम लोगों ने JEEnlight.com हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया है। तो जो लोग भी जेई के लिए इंटरेस्टेड हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके जो है आप लोग साइन अप कर सकते हो और हमारा कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पर ये जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड ये सारे जितने भी मेरे कोर्सेज हैं वो सारे वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर जाके जो है आप लोग साइन अप कर सकते हो, ठीक है, फ्रीली साइन अप कर सकते हो। वहाँ पर जो है सारा जितना भी ये वीडियोज़ है वो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और प्लीज़ ये जो हमारा चैनल है जेई इनलाइट का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। जैसे कि मैंने बोला ये सारे कोर्सेज जो हैं फ्रीली अवेलेबल हैं www.jeinlight.com पर। तो वहाँ पर जाके ये कोर्सेज में जो आप लोग साइन अप कर सकते हो। तो वहाँ पर जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं वो सारे आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगा। और फिर जब भी आपको कुछ डाउट्स आता है, कुछ भी फीडबैक लिखना है तो उसको जो है आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो हमारे वीडियोज़ में, ठीक है। वो ऑलमोस्ट मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपका जो भी डाउट है, जो भी फीडबैक है वो आप लोग जो है कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए एंड दोस्तों के साथ जो है वो शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम लोग एंड ये चैप्टर समझने के लिए कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स का आपका बेसिक फंडा होना चाहिए। जैसे हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होता है वो समझने के लिए आपको लिमिट समझना चाहिए। तो ये 2 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। और ये फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, मतलब हमारे इस चैनल पर होम पेज पर जाके अगर देखोगे तो ये दोनों चैप्टर्स आपके अवेलेबल हैं। मतलब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये क्लास 11 का चैप्टर है, और फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारे का प्लेलिस्ट जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट पर भी जाके आप लोग कोर्स में अगर फ्रीली एनरोल करते हो तो वहाँ पर भी जो है ये सारा कोर्सेज जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये
पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है ये कोर्स को देखो, ठीक है। पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव समझो, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करो, फिर उसके बाद जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नहीं तो फिर पूरा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग आखिर इस जो पर्टिकुलर चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि किस टाइप से जो क्वांटिटी वो चेंज होता है, ठीक है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो जैसे कि मैंने बोला था कि टाइम के साथ जो है आपका ब्रेन का एक्टिविटी चेंज होता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। या फिर अगर मान लो कि मैं एक सर्कल है उसका मैं रेडियस चेंज कर रहा हूँ, तो उसका एरिया जो है वो किस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो ये सारा जो भी आपका चेंज हो रहा है उसका जो रेट होगा वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर जो भी आपका कर्व दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि एक पैराबोला है या फिर एक जो भी एलिप्स है, हाइपरबोला है, जो भी कर्व है, तो उसके ऊपर टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना है या फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो कोई भी हमारे पास कर्व हो तो फिर उसका जो है हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर कोई भी फंक्शन है उसको इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, कब डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है, कब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अप्रॉक्सीमेशंस। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 36 पता है ना, 6 होता है। अब मान लो कि मैंने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 क्या होगा, तो रादर देन कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6, हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट उसका वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सब सारा चीज़ कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर जैसे मैंने एग्जांपल में बोला था कि हम लोग कॉस्ट फंक्शन जो रहता है उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, है ना, तो उसी टाइप से जो है हम लोग जनरल यहाँ पर देखेंगे कोई भी फंक्शन जो रहता है उसका मैक्सिमा कहाँ पर अकर होता है, मिनिमा कहाँ पर अकर होता है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग ढूंढते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और अप्रोच जो रहेगा हम लोग का सारा वही रहेगा कि मेन जो फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्ट पर ही रहेगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग एकदम सिंपल जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू जो है हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका क्या काम है, और एक तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि ये वीडियो जब भी मेरा देखते हो तो एक पेन और अपना जो भी नोटबुक है उसको साथ में लेके बैठो, ठीक है, और साथ में जो है करते रहो, जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसको साथ में जो है करते रहो। और फिर इसके बाद आपका काम क्या होगा कि जितने भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। और फिर बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में हम लोग कुछ बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये हम लोगों का टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। और ये कौन कौन से किस स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा, तो ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि क्लास 11 में है, क्लास 12 में है, सीबीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस एडवांस, या फिर नीट, मतलब फिजिक्स में भी ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। और जेई मेंस एडवांस के लिए भी ये जो एक आपको सॉलिड फाउंडेशन बना के देगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, मतलब आप जॉब कर रहे हो या फिर जो भी आप क्लास 9 में हो, 10th में हो, या कहीं आप किसी भी स्टेज आप रिटायर हो चुके हो, कोई भी आप हो, तो आपको मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो आप लोग का भी इस कोर्स में स्वागत है। तो ये सारा बैकग्राउंड के साथ जो है अब हम लोग फाइनली जो है अपना कोर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला पेन और अपना नोटबुक लेके बैठो और साथ में जो है सब कुछ लिखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स हम लोगों ने अभी तक देखा क्या है कि हम लोगों के पास मान लो कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, मान लो कि इस टाइप का कोई एक फंक्शन है, तो डेरिवेटिव हम लोग बोलते क्या है कि ये मान लो कुछ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और मैं ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर ये कुछ एफ ऑफ ए वैल्यू लेगा, ठीक है। फिर मैंने इसमें छोटा सा चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मान लो मैं ए से ए प्लस एच चला गया, ठीक है, तो ये फंक्शन मान लो एफ ए था, तो ये फंक्शन अब जो है एफ ऑफ ए प्लस एच में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले देख रखा है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच में चला जाएगा, ठीक है, और ये जो पहले एफ ए था, तो अगर मैंने यहाँ पर x में जो है कितना, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलो, तो उसमें हम लोगों ने कितना चेंज किया h, ठीक है। तो h के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितना चेंज आया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है। तो यही जो रेशियो है अब मैं इसको बहुत छोटा चेंज करूँ, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितना चेंज आएगा। तो यही जो रेशियो होता है ये लिमिटिंग केस में, उसी को जो है हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। कि यहाँ पर अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या ये एक्स इज इक्वल टू ए पर ये ए कॉमा एफ ऑफ ए है, फिर यहाँ पर ए प्लस एच थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच चला गया, तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए,
और फिर ये डिवाइडेड बाय h, तो इसी को जो है हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो एक वो डेफिनेशन हो गया देखने का। दूसरा क्या होता है कि अगर ये मान लो कि ये पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला ये हमारा कॉर्ड है ना। और अगर मैं h को छोटा करते जाऊं, मतलब क्या कि ये कॉर्ड जो है यहाँ पर जो भी टेंजेंट होगा उसको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टेंजेंट होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस डेरिवेटिव। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू दिस एफ डैश ए, और ये इक्वल टू यहाँ पर जो ये टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा उसके इक्वल होगा। तो कोई भी कर्व दिया हुआ है और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेटिव निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। मान लो कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकालो dy बाई डी एक्स, और उसको एवेल्यूएट कर दो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी टेंजेंट होगा उसका जो है मेरे को वहाँ पर स्लोप मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने पहले से कवर कर रखा है। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर जो भी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था वो सारे में। तो अगर ये सारा चीज़ का फंडा नहीं है तो एक बार वो चैप्टर्स जो है वो जाके देख लो, फिर यहाँ पर जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास एक y है, ठीक है, फंक्शन जो कि टाइम का फंक्शन है। तो टाइम के साथ ये कुछ वेरी कर रहा है, y इज सम फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, ये हमारा मान लो y है, ये सम टाइम t है, तो ये कुछ फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, और फिर हमारे पास जो x है वो भी टाइम का कुछ एक फंक्शन है। ठीक है, टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये देखना है कि x को चेंज करने से y कैसे चेंज हो रहा है, मतलब कि dy बाई डी एक्स मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले y को जो है t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई डी टी, और फिर इसको जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से। ठीक है, तो इसको कैसे सोच सकते हो, ये चेन रूल ये सब भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहले y को जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर x को जो है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये सब चेन रूल से आता है जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी जो है जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर समथिंग नॉन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश टी डिवाइडेड बाई जी डैश टी। ठीक है, फिर जी डैश टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि y जो है टाइम का फंक्शन है, तो इसको जो है t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ये x है, टाइम का फंक्शन है, तो इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर डी वाई बाई डी एक्स अगर चाहिए तो फिर दोनों का रेशियो ले लो। तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारा एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। तो एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब अगर हम लोग को चाहिए कि एरिया जो है आर के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, डी ए बाई डी आर, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई हमारा कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2r आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन आर इज़ 5 सेंटीमीटर, तो जब आर 5 सेंटीमीटर है तो एरिया कैसे चेंज हो रहा है। तो बस यहाँ पर आर जो है, यहाँ पर आर के जगह पर 5 सेंटीमीटर डाल दो, तो 5 इंटू 10, है ना, तो 10 पाई, और फिर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग भी खुद से ट्राई कर सकते हो। और जब भी हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन यहाँ पर देखो। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, है ना। मतलब कि अगर मैं वॉल्यूम को v बोलता हूँ तो डी वी बाई डी टी जो है वो मेरा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा डी वी बाई डी टी दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब का जो भी हमारा साइड लेंथ है उसको मान लो कि मैंने x बोल दिया। ठीक है, तो अगर x बोल दिया तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, और उसका जो भी सरफेस एरिया है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 6x स्क्वायर।
ठीक है, तो ये जो ये हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब कि जो भी आपका साइड लेंथ है वो आपका चेंज हो रहा है, मतलब कि एक्स जो है वो भी आपका टाइम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो डी वी बाई डी टी अगर हम लोग को निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी है इसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या आएगा 3x² फिर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना, चेन रूल यूज़ करें कि डी वी बाई डी टी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा 3/x²। ठीक है, अब हम लोग का अगर ये चाहिए है ना सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डी एस बाई डी टी क्या होगा कि इस ये कांस्टेंट है तो 6 टाइम्स फिर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना, वही चेन रूल यूज़ कर रहे हैं कि ये 6x² है, तो डी एस बाई डी टी अगर चाहिए तो पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 12x और फिर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये चेन रूल वगैरह ये सब में अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले के चैप्टर्स जो मैंने बोला है उसका लेक्चर्स जो है वहाँ पर जाके देख लो एक बार। तो 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या है 3/x², तो यहाँ से ये है 36/6, ये सेंटीमीटर 36/x सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये x जब 10 सेंटीमीटर है तब फिर ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 36/10 हमारा 3.6। ठीक है, तो फिर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स हैं ये सब। आई होप कि अगर खुद से ट्राई करोगे तो आपसे जो है खुद से ये बन जाना चाहिए। ठीक है, फिर वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करो। तो इसमें क्या बोला, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो इसमें बस क्या बोल रहा है कि ये जो ये हमारा इस टाइप से हम लोगों ने मान लो कि यहाँ पर स्टोन ड्रॉप किया, फिर यहाँ पर जो है ये सर्कल जो ये इंक्रीज़ हो रहा है और जो भी रेडियस आपका है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो भी ये सर्कल है उसका मान लो रेडियस मैं r बोल रहा हूँ, तो ये डी आर बाई डी टी जो है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो भी एरिया है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होते रहेगा, तो वो एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया हम लोग कैसे लिख सकते हैं πr²। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना, पहले r के रिस्पेक्ट में फिर मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो 2πr मतलब पाई आपका कांस्टेंट है तो 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा डी ए बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा, डी आर बाई डी टी यहाँ पर दिया हुआ है, तो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा यहाँ पर 2π इंटू ये r क्या दिया हुआ है रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर 2π इंटू 10 और फिर मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी दैट इज़ 4। ठीक है, तो ये 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इस रेट से जो है एरिया आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो भी रेट है हमारा ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, मतलब कि जो भी रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास हम लोग फिर से आते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है x का, तो ये मान लो x इज इक्वल टू यहाँ पर जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है x इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में y क्या हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो भी चेंज आ रहा है मतलब x को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, x को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो y जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लोग इस केस में क्या बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, है ना, इफ y इंक्रीजेज x एज x इंक्रीजेज। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे जो भी हमारा डेरिवेटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0, है ना, या फिर इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर जो भी पॉइंट है वहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप है ना डेरिवेटिव, तो स्लोप यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो वो जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप का कर्व लेता हूँ, ठीक है, कि इस टाइप से मतलब कि अगर मैं x को इंक्रीज करता हूँ यहाँ पर तो y क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो इस केस में हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कि अगर मैं x को इंक्रीज करता हूँ तो y जो है वो डिक्रीज हो रहा है
है ना, मतलब कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो लेस देन एफ ए है। तो इस केस में जो भी हमारा ये डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो क्या आ जाएगा, वो लेस देन जीरो आ जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर जो भी टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप सोच सकते हो, वो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे अगर हमारा जो भी ये फंक्शन है एफ है या फिर ये जो भी वाई है, तो ये अगर इंक्रीज़ करेगा, अगर हम लोग एक्स को इंक्रीज़ करेंगे तो, और फिर अगर ये डिक्रीज़ किया, अगर हम लोग एक्स को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर ये जो भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है या फिर यहाँ पर जो भी स्लोप आ रहा है उसको जो हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये क्वेश्चन में ये दिया गया कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये आपको करने आना चाहिए कि यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है और सेम चीज़ को जो है मैथमेटिकली कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मान लो कि हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका ये साइड जो है इसको मान लो एक्स बोल दिया और ये वाला जो भी साइड है इसको मान लो वाई बोल दिया, ठीक है, लेंथ को एक्स बोल दिया और विड्थ को जो है वाई बोल दिया। तो इसमें क्या बोल रहा है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं डी एक्स बाई डी टी लिखता हूँ, है ना, किस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या कि नेगेटिव साइन लगा देंगे, है ना। तो फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -3, है ना, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये सब चीज़ जो है इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर डिक्रीजिंग बोल रहा है तब फिर हम लोग डी एक्स बाई डी टी को जो है वो माइनस लगा देंगे, है ना। और फिर विड्थ में क्या बोला है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी जो है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो डी वाई बाई डी टी जो है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन एक्स इज 10 सेंटीमीटर एंड वाई इज 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पहला पेरीमीटर और फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर आपका क्या होता है कि एक्स, है ना, प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये आपका पेरीमीटर होता है। तो अगर इसका मेरे को रेट ऑफ चेंज चाहिए तो बस डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी पी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस फिर डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी टी मेरा क्या है, -3, तो यहाँ से -3 आ जाएगा, फिर डी वाई बाई डी टी क्या है 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो -3 + 2 आपका -1, तो फिर -2 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो आपका पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। अब एरिया अगर देखो तो x इंटू वाई है, तो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू फिर ये डी वाई बाई डी टी यहाँ पर 2 था, तो 10 इंटू 2 प्लस फिर 6 यहाँ पर दिया है y, तो 6 इंटू फिर डी एक्स बाई डी टी आपका -3, ठीक है। तो 20 - 18 ये 2, तो यहाँ पर प्लस आया तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अगर डेरिवेटिव यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है मतलब कि जो भी क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, अगर नीचे वाला क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो, और फिर ये जो भी है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है अगर नीचे वाले को इंक्रीज करेंगे तो, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इंटरप्रेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वीडियो को फिर से पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर यहाँ पर देखो सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट सी, एक फंक्शन है एक्स का, इन रुपीज़ इज the total cost C x in rupees associated with the production of x units of an item, ठीक है, इज गिवन, मतलब कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ और x यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करोगे तो जो भी कॉस्ट आएगा उसको प्रोड्यूस करने में, तो वो जो है वो कुछ इस टाइप से फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो कुछ भी मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हो या जो भी, तो उसका जो भी कॉस्ट है वो इस टाइप से आ रहा है 0.005 x³ -0.02 x² प्लस 30x प्लस फिर 5000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब कि अगर x 3 है तो फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या क्या होगा, ठीक है। वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट बोल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा ये टोटल कॉस्ट है उसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स, है ना, तो डी सी बाई डी एक्स, तो उसको वो जो है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो वो जो है यहाँ पर वर्ड्स में लिखा गया, इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा MC दैट इज इक्वल टू डी सी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको बस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, तो
है ना, और फिर ये यहाँ से 2x आएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये डिफ्रेंशिएट करना आता होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, मतलब उसका क्या हो जाएगा कि x जो है वो 3 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो है x के जगह पर इसको 3 डाल दो, है ना, तो 0.005 टाइम्स 3 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 0.02 टाइम्स 2 टाइम्स 3 प्लस फिर ये 30 और फिर यहाँ पर जो भी ये सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली दिस ₹30.02। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग फील्ड में जो है इसको अप्लाई किया जाता है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा था कि कॉस्ट जो है वो हमारा वेरी कर रहा है ना, प्रोडक्शन जितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ। अब ये दूसरा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स, है ना। मान लो कि आपने जो भी मोबाइल बना रहे हो तो उसके एक्स यूनिट्स आप लोगों ने बनाया और फिर उसको बेचा, तो फिर जो भी रेवेन्यू आया वो जो है इस टाइप से फंक्शन है उसका, है ना, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, इसमें फिर क्या बोला है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, वेयर बाई मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन दी रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। तो फिर से क्या बोल रहे हैं कि ये जो डी आर बाई डी एक्स होगा इसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहे हैं। तो डी आर बाई डी एक्स बस यहाँ पर निकालना है, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 36। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो x को जो है यहाँ पर 5 डाल दो, तो 6 टाइम्स 5 प्लस 36। ठीक है, तो 66 है ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारा ₹66। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी आपका ये सारा चीज़ जो है अप्लाई होता है।